हेलो दोस्तों, क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम है। हम अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपने तीसरे सेगमेंट के अंतर्गत भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और ख़ास तौर से वो प्रश्न जो कि तमाम तरह की परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं या उनसे मिलते जुलते प्रश्नों के पूछे जाने की जो संभावना है उनको डिस्कस कर रहे हैं और उनको टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने भारतीय संविधान की जो पूरी संरचना है जिसमें कि बड़े भाग हैं वो अध्यायों में विभाजित हैं। प्रत्येक अध्याय में कई सारे अनुच्छेद हैं और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें उल्लेखित बातों को खंड और उपखंडों में समाहित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, तो उसी चीज़ को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो आज का ये टॉपिक होगा उसमें हम, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा अभी नेक्स्ट सेगमेंट जो हमने शुरू किया है, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने भारत के भूगोल और जो उत्तराखंड के भूगोल और उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत आने वाले तमाम तरह के टॉपिक्स को नहीं कवर किया है, तो वो प्रीवियस वीडियोस को देखकर अपना ये पोर्शन मजबूत कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नया सेगमेंट है वो, जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि ये चीज़ें मैं इसलिए रिपीट बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझने के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो संविधान होता है उसके बारे में बहुत सारी बातें पहले डिस्कस की जा चुकी हैं। तो ये संविधान की अगर बात करें तो ये कुछ भागों में विभाजित होता है। इस प्रत्येक भाग में जो बड़े भाग हैं, जैसे कि भाग 5 वो कुछ अध्यायों में विभाजित होता है। भाग 1 से भाग 4 तक कोई भी अध्याय नहीं है, सिर्फ एक सिंगल भाग ही हमें देखने को मिलता है। फिर ये अध्याय जो होते हैं वो कुछ हमारे अनुच्छेद उनके भीतर हम देखते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और फिर ये आर्टिकल्स खंड और खंड कहीं कहीं उपखंड में विभाजित होते हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो हमने एक फ्लो देखा है टॉप टू बॉटम, बड़े से छोटे की तरफ, तो इसको भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। दरअसल वहाँ पर बाय मिस्टेक एक बात मैंने देखी थी कि जो मैंने भाग 17, भाग 18 या भाग 22 की बात करी थी, तो उसमें थोड़ा कुछ फैक्ट्स थे वो थोड़े उसमें कुछ गलतियां थी, मिस्टेक हो गई थी। तो उसको मैं अभी इस वीडियो में भी करेक्ट करा दूंगा, ताकि हमारा जो टारगेट है कि हम एग्ज़ाम में कोई ऐसा प्रश्न गलत ना करें जो कि हमारी एक छोटी सी भूल पर आधारित हो और वो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे रिजल्ट पर डाले। तो उसको मैं यहाँ पर अभी कवर करूँगा। तो अपना यहाँ पर मैं पूरे संविधान को, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पूरे संविधान को मैं यहाँ पर उसके जितने पार्ट्स हैं उसको इस तरीके से बता देता हूँ ताकि उसको हम पूरी तरह से कंठस्थ कर सकें, याद कर सकें। क्योंकि परीक्षाओं में कई बार देखा गया है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि लिख के आ जाएगा कि भाग 15 किससे संबंधित है, तो वहाँ पर निर्वाचन हमें ऑप्शन को ठीक करना होगा। तो एक टेबुलर फॉर्म में मैं यहाँ बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे और अनुसूचियों वाले सेगमेंट को कवर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान में हमें, मैं कुछ पार्ट्स लिख देता हूं, पार्ट यानी कि भाग की बात की जा रही है। और ये जो पार्ट्स हैं, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा इसको, तो ये जो पार्ट हैं या जिनको भाग कहते हैं, जैसे भाग 1 जो है वो
जिससे संबंधित है वो इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर उनसे जुड़े अनुच्छेद को भी यहाँ पर जोड़ूंगा, ताकि अभी कल तक तो खाली हमने वो भाग किससे जुड़े थे ये देखे थे। अब प्रत्येक भाग से जुड़े हुए अनुच्छेदों का भी एक टेबुलर सेट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग एक जो है वो जिससे जुड़ा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण एक लाइन है जिसको हमें देखना है, और वो ये है, एक तरीके से ये हमारा संविधान के भाग हो गए, और जो दूसरा हिस्सा है हमारा वो क्या होगा, विषय का होगा कि वो किस विषय से जुड़े हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्सा जोड़ देंगे अनुच्छेद का, कि कौन से अनुच्छेद में ये जुड़ता है, कौन से अनुच्छेद से ये समाहित होता है। तो भाग, इसको थोड़ा गैप कर लिया जाता है कि इसमें कौन से अनुच्छेद यहाँ पर आते हैं। तो दरअसल इस तरीके से हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं जो ये भाग बता रहा हूँ इसको आप लोगों को इसी तरह से लिख के, खुद अपने हाथों से लिखकर इसको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाग एक, जैसा कि कल मैंने बताया था, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, ये हो गया भाग एक। संविधान का भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ा है। अब ये शब्द क्या हैं, इनको हम अपने अगले कुछ वीडियोस में समझेंगे कि संघ किसे कहते हैं, राज्य किसे कहते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें क्या होती हैं, संसद क्या होता है, राज्य विधानसभा क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन अभी जहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, और इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 तक का जो भाग है वो जुड़ता है भाग एक के अंतर्गत। इसी तरीके से अध्यायों पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो पार्ट 2 है, पार्ट यानी कि भाग 2 जो है वो जुड़ा है नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर अनुच्छेद जो इससे जुड़े हुए होते हैं 4 तक तो आ जाते हैं भाग एक में, ये 5 से 11 तक का जो अनुच्छेद है वो जुड़ता है नागरिकता वाले चैप्टर से। तो नागरिकता में जो अनुच्छेद आते हैं, देखें ये जो मैं बातें लिख रहा हूँ ये कल की रिपीटिशन नहीं है, उसमें एक नई चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ। अनुच्छेद, जैसे कोई पूछ दे कि भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, प्रश्न ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 तक का जो पोर्शन है वो भाग 2 के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से भाग पार्ट यानी कि भाग 3 जो है, ये भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख दिया जाता है, आर्टिकल्स इनको कहा जाता है, इनको इंग्लिश में आर्टिकल्स कहे जाते हैं। तो ये जो अनुच्छेद हैं मूल अधिकारों के, या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, बात एक ही है। ये 12 से अनुच्छेद 35 तक का पूरा पोर्शन जो है वो मौलिक अधिकारों का है। इसी तरीके से पार्ट 4 जो है, भाग 4 जो है, वो नीति निर्देशक तत्व जो हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब सरकार को किस तरीके से जनता का कल्याण हो सकता है, इस उद्देश्य से कानून बनाने चाहिए। तो ये सब बातें अनुच्छेद जो है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वाले टाइटल के अंतर्गत हैं। और यहाँ पर जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक की जो स्थिति है वो किस में आती है, हमारे
संविधान के भाग 4 के अंतर्गत, जिसको हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसके अलावा जो अगला पार्ट है, ये अगला पार्ट जो है, जो भाग है, ये इसी भाग 4 से आगे जुड़ता है। इसको 4 क कहा जाता है। ये क्लॉज नहीं है, इसको हमने कल देखा था। ये एक अलग भाग है, एक संविधान में जोड़ा गया अलग भाग है, जिसकी चर्चा कल की गई थी कि मूलतः संविधान में तो 22 भाग थे, लेकिन अब कितने भाग हो चुके हैं? अब हमारे पास 25 भाग हो चुके हैं। कुछ समय में एक भाग और बढ़ा था, लेकिन अभी 25 ही भाग हैं। तो इन 25 भाग में जो ये भाग 4 क है, जो कि जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वैसे ही संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में शामिल किया गया है। इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मौलिक अधिकारों के लिए फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है इनको, और मौलिक कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। तो संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत जो बातें हमें देखने को मिलती हैं, जो विषय समाहित किया गया है, वो मौलिक कर्तव्यों का है। और इसकी जो अनुच्छेद हैं, इनसे जुड़े जो अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद हमारा 51 क के रूप में वर्णित किया जाता है। तो भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के रूप में समाहित किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में हमें कितने मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं? तो 11 हमारे पास मौलिक कर्तव्यों की एक सूची हमारे पास दिखाई देती है। खैर वो हम अलग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो बहुत ज़रूरी फैक्ट था वो हमने यहाँ पर देखा है। अब हम ये समझे कि ये क्या है, क 4 क, यानी कि बाद में जोड़ा गया है। और तो कब जोड़ा गया है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पर जो भाग 4 क है, इस भाग 4 क को भारतीय संविधान में जब जोड़ा गया था, तो हमें ये समझना होगा कि मौलिक कर्तव्यों की सूची को संविधान में संविधान संशोधन, कौन सा, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें एक ही पोर्शन में यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। अगर मैं ये डायरेक्ट इस टेबल को मैं लिख देता तो बहुत लोगों को अनुच्छेद, भाग ये क्या हैं ये समझ में नहीं आते। तो यहाँ पर हमने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को लिखा है। अब हम देखते हैं इस टॉपिक में, हम आगे निकलते हैं और ये देखते हैं कि जो पार्ट जिसको हम भाग कह रहे हैं वो भाग 5 है अगला। और ये जो भाग 5 है ये पहला हमारा भाग है जो कि जुड़ा है संघ सरकार से संबंधित, जिसमें कि संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, संसद से जुड़े मामले आएंगे। कैग एक पद है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें इसमें रहेंगी। और ये पहला हमारा हमने देखा था भाग है जिसमें अध्याय, बहुत सारे अध्याय जोड़े गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, उपराष्ट्रपति, संसद, ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। तो हमने देखा है कि भाग 1 से भाग 4 क तक भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले भागों में हमें कोई अध्याय नहीं देखने को मिलता है, लेकिन भाग 5 के अंतर्गत संघ सरकार वाला जो पोर्शन है उसमें हमें सबसे पहले अध्याय देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने कल देखा था। और ये जो अनुच्छेद हैं यहाँ पर वो अब 52 से 151 तक का जो पोर्शन है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ तक हमने भाग 5 तक की चीज़ों को देखा है। अब आगे का भी कुछ पोर्शन है, भाग 6 है, भाग 7 है, जो कि हमें अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग 6। भाग 6 जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है वो कैसे गठित होगी, मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं किस में हैं, ये सारी बातें जो हैं वो राज्य सरकार वाला जो पोर्शन है उसके अंतर्गत आता है। इसमें भी कई सारे अध्याय हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें उनकी संख्या याद रखनी उतनी ज़रूरी नहीं है। बस हम ये समझ लें कि राज्य सरकारों वाला जो ये पोर्शन है ये हमारा कुल मिलाकर 152 वाले पोर्शन से लेकर हमें 237 तक का जो पोर्शन है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक का जो भाग है वो किस में आता है हमारा, यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि वो भाग हमारे आते हैं भाग 6 के अंतर्गत। और जो नेक्स्ट बात है कि यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि पार्ट 7 यानी कि भाग 7 जिसको हम कह रहे हैं, ये 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1956, तो 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 7 को क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत आने वाला ये एक ऐसा भाग है जो कि पहले मूल संविधान में तो था लेकिन वर्तमान में हटा दिया गया है। पूरी संविधान बेयर एक्ट देखा जाए तो 1 से लेकर 25 तक सारे भाग होंगे, बस 7वां भाग गायब होगा। तो यहाँ तक की हमने चीज़ें देखी। अब हम कुछ पोर्शंस को क्योंकि हमें पूरे 25 के 25 भाग नहीं देखने हैं, थोड़ा बहुत हम चीज़ों को आगे समेटते हुए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जहाँ पर मुझे करेक्शन भी कुछ चीज़ों का करना था, पिछले वीडियो में बताया गया था, तो वो हम थोड़ा सा कवर करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से ये जो मैंने एक टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को लिखा है, यहाँ से बहुत प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। जैसे कि भाग मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत आए। और ये जो क है ये सब क्लॉज वाला क नहीं है, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब हम कुछ दूसरे भाग जो हैं उनको भी इसी तरीके से समझते हैं। फिर हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियां हैं, जैसे पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, ऐसी 12वीं अनुसूची, तो उन तमाम अनुसूचियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी कुछ भाग हैं, जैसे पार्ट, जिसको हम कहते हैं भाग। तो ये जो भाग है, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें हमारे पास जो बहुत महत्वपूर्ण भाग आएंगे, जैसे कि भाग 8। भाग 8 क्योंकि हमने संघ का भाग देख लिया, राज्य का भाग देख लिया। अब जो भाग 8 है वो है संघ शासित क्षेत्रों का। जैसे कि किस तरीके से हम कह सकते हैं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का शासन कैसे चलता है, लक्षद्वीप का शासन कैसे चलता है। तो इस तरह के जो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं, इनके शासन क्षेत्रों के बारे में जो संविधान के भाग 8 में बातें लिखी गई हैं उनका उल्लेख यहाँ पर है। और ये
आर्टिकल, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद आते हैं 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक का जो पूरा पोर्शन है वो हमारे भाग 8 से जुड़ता है, जो कि संघ शासित क्षेत्रों का है। कि हमारे पास जैसे दिल्ली हो गया, हमारे पास पौंडीचेरी हो गया, तो इनके जो गवर्नर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और वहाँ पर ये दो ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ मुख्यमंत्री भी देखने को मिलता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पौंडीचेरी के। तो ये जो हमारा पोर्शन है ये भाग 8 से गवर्न होता है। इसी के बाद 3 बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें मैं अब लिखने जा रहा हूँ, जो हैं इसको हम पार्ट या भाग 1(9) कहेंगे, एक कहेंगे भाग 9 क कहा जाएगा, और एक भाग 9 ख कहा जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें एक ही से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये अलग अलग भागों में हैं। तो भाग 9 क और भाग 9 ख, तो ये जो बातें हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम समझते हैं कि जो भाग 9 है ये हमारे संविधान में अगर हम बात करें तो भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से जुड़ा हुआ है भाग 9। पंचायतें जैसे कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव, इनकी पूरी शक्तियां, इनके विषय, ये सारे इस भाग 9 के अंतर्गत समाहित हुए हैं। तो इसलिए भाग 9 जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पंचायतों का उल्लेख है और इनसे जुड़े हुए जो अनुच्छेद हमें दिखाई देते हैं वो हमें दिखते हैं अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ण तक। तो इसकी गिनती हम देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है पंचायतों का दिखाई देता है। इसी तरीके से जो भाग 9 का है वो जुड़ता है हमारा नगर, पालिकाओं से। जो स्थानीय निकाय जिनको हम कहा जाता है, शहरी स्थानीय निकाय, उनसे ये पोर्शन आके जुड़ते हैं और ये भाग 9 क के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो हमारे अनुच्छेद जुड़ते हैं वो अनुच्छेद जुड़ते हैं, इसको हम अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भाग 9 क के अंतर्गत हमारा अनुच्छेदों वाला पोर्शन आता है वो आता है 243 त से 243 6 तक का जो पोर्शन है वो इसके अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों को समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो पोर्शन है भाग 9 ख का वो सहकारी समिति के अंतर्गत पोर्शन आता है। और यहाँ पर अनुच्छेद क्या आता है, इसको हम कहते हैं अनुच्छेद 243 ZT 243 ZT। इसको हम ऐसे ही हमें याद करना है, इसमें ज़्यादा डिटेल से अभी हम यहाँ पर नहीं समझेंगे। ये जो अनुच्छेद है 243 ZT तक है, मतलब ZH से 243 ZT तक का जो पोर्शन है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं ये भाग 9 के से जुड़े हुए हमारे पास 3 भाग आते हैं। तो इन तीनों को हमने यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया है। इसको हम इसी तरह से हमें याद करना है। ये हम भाग 9 से जुड़े हुए जो स्थानीय निकाय हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इनसे संबंधित चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि ये कई बार पेपर में आ सकता है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, तो वहाँ से ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि
जो अब कुछ बचे हुए कुछ हमारे पास ज़रूरी हमारे पास जो कुछ भाग हैं जिसमें से चीज़ें गलत भी हुई थी, जैसे कि भाग यानी कि पार्ट 14, इसके अलावा भाग जिसको हम पार्ट कहते हैं 15, इसके अलावा भाग 17 और अगला भाग पार्ट 18। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। तो इन भागों से जुड़े हुए जो शब्द जोड़े जाते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है, तो भाग 14 जो है, भाग 14 जो है वो जुड़ता है हमारा संघ एवं राज्य सेवाओं से। तो केंद्र की राज्य की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उनके दायरे क्या हैं, उनकी एक तरह से शक्तियां क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसमें उल्लेखित होती हैं। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेदों का पोर्शन आता है, ये कल मैंने बताया था लेकिन अनुच्छेदों का पोर्शन नहीं बताया था, तो ज़्यादा फोकस अनुच्छेदों पर हमें करना है कि भाग 14 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के बारे में जो बातें हैं वो हमारी अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, अनुच्छेद 323 तक की स्थिति को ये जोड़ते हैं। फिर भाग 15 जो है वो आता है निर्वाचन से जुड़ा हुआ, निर्वाचन से जुड़ा हुआ। निर्वाचन मतलब इलेक्शन से संबंधित, जैसे चुनाव आयोग है, उसकी शक्तियां, उसके सारे जो पावर्स हैं, उसके कर्तव्य हैं, उसके अधिकार हैं, वो सारी बातें भाग 15 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों, जिसमें कि हम बात करेंगे अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक का जो पोर्शन है वो इसके अंतर्गत आता है। तो जो भाग 15 है उसके अंतर्गत निर्वाचन से जुड़ी बातें हैं और अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक का पोर्शन इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसको हमने कल समझा था लेकिन अब हमें उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी हैं, और वो ये कि कौन से भाग से कितने आर्टिकल्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी हैं। अब इनमें से कौन से आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को खींच के उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। भाग 17 ये थोड़ा करेक्शन था, कल बाय मिस्टेक थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, तो उनको हम यहाँ पर देखते हैं और करेक्ट करते हैं कि भाग 17 जिसको हम कह रहे हैं ये है राजभाषा का, ना कि 18वां भाग होता है। तो राजभाषा वाला जो पोर्शन है वो है भाग 17 का, और इसमें जो अनुच्छेद जुड़ते हैं वो अनुच्छेद हमें याद रहने चाहिए कि राजभाषा से जुड़े हुए जो अनुच्छेद हैं भाग 17 के अंतर्गत वो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। इसमें कुछ प्रश्न और होंगे, वो बाद में हम देखेंगे जब इस पर्टिकुलर भाग को हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे तब। इसके बाद जो भाग 18 का हिस्सा आता है वो कहलाता है आपात उपबंध, इमरजेंसी वाले प्रोविजंस इसके अंतर्गत हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं आपात कालीन जो शक्तियां हैं वो किस में उल्लेखित हैं, वो उल्लेखित हैं अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक का जो पूरा पोर्शन है वो हमारा
भाग 18 के तहत आता है। तो जो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको थोड़ा यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा कि भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है और भाग 18 जो है वो इमरजेंसी पावर से संबंधित है। उसको करेक्शन करने के बाद थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन करनी है कि जो राजभाषा से जुड़े हुए हमारे पास अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं। जो अनुच्छेद भाग 18 से जुड़े हैं वो 352 से 360 तक के आते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी। अब हमें सिर्फ 2 और भाग को देखना है और वो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम अनुसूचियों को देखेंगे। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमें चीज़ों को याद करना है। बहुत हद तक हो सकता है कि यहाँ पर हम चीज़ों को याद ना कर पाएँ, लेकिन थोड़ा सा भी आइडिया, जो छोटे पोर्शंस हैं जैसे 308 से 323 का पोर्शन जो है वो संघ और राज्य सेवाओं का है, भाग 14 के अंतर्गत है, तो यही याद किया जा सकता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ये चाहे ग्रुप सी की बात हो, जिन्होंने पहले वीडियो वीपीडीओ या जो हमारे पास समाज कल्याण अधिकारी का एग्ज़ाम था उसके पेपर जिन्होंने देखे होंगे उनको पता होगा कि स्थानीय निकायों से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो तो हूबहू कि 243(z)(b) में क्या लिखा हुआ है, राज्य वित्त आयोग इनमें से किस संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। तो बहुत डीपली भी चीज़ें अब पूछी जाती हैं इस आर्टिकल्स और इस तरह के भागों से जुड़े हुए। तो उनको हम देखेंगे जब हम स्थानीय निकायों ग्राम पंचायतों वाले टॉपिक को देखेंगे। तो खैर यहाँ से अब हम 2 हमारे पास और महत्वपूर्ण एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्ट बचे हुए हैं और वो है, एक भाग आता है संविधान संशोधन का, इसको हम पढ़ सकते हैं पार्ट मतलब भाग 20, और एक पार्ट हम कह सकते हैं भाग 21, जिसको मैंने कल 22 के रूप में बता दिया था। तो पार्ट 20 जो है वो है संवैधानिक संशोधनों का, मतलब संविधान में परिवर्तन हो सकता है, ये खुद संविधान में लिखा हुआ है, कैसे हो सकता है उसकी प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। तो ये बातें जिसमें लिखी हैं जिस भाग में वो है भाग 20। भाग 20 को हम कहते हैं संवैधानिक संशोधनों वाला जो भाग है वो है, और इससे जुड़ा हुआ एक ही आर्टिकल है संवैधानिक संशोधन आर्टिकल, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद कहते हैं, वो है 368, आर्टिकल 368। मतलब अगर कोई आर्टिकल 368 का उल्लेख करता है तो वो बात कर रहा है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं का, संवैधानिक संशोधन की बात उसके द्वारा की जा रही है, जिसका उल्लेख भाग 20 के अंतर्गत मिलता है। इसी के तहत अब भाग 21 को अगर हम देखेंगे तो वो जो भाग 21 है वो हमारा कुल मिलाकर अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंधों वाला है। मतलब इसके जो प्रोविजन हैं वो ट्रांजिशन स्टेट के हैं, नॉन परमानेंट नेचर के हैं, और इसी के अंतर्गत हमारा जो पोर्शन आता है, जो कल मैंने भाग 22 बोला था उसको करेक्ट करना है, वो भाग 21 है। तो इसी के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 370 आता है, जो कि अब क्या है, निष्प्रभावी है। इसके कई सारे जो क्लॉज सब क्लॉज हैं वो निष्प्रभावी हैं। तो कुल मिलाकर जो अस्थायी और संक्रमणशील तथा विशेष उपबंधों वाला जो पोर्शन है वो हमने यहाँ पर कवर किया है। ये भाग जो है वो आर्टिकल 370 को जोड़ता था, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 369 से
392 तक का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस भाग 21 के तहत आता है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ें देख ली कि संविधान के अंतर्गत जो विभिन्न भाग थे और उनसे जुड़े हुए जो अनुच्छेद थे वो कितने महत्वपूर्ण हैं और वहाँ से कई तरह के अलग अलग डायमेंशन के प्रश्न आ सकते हैं। तो उनको हमें उनकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने टेबुलर फॉर्म में ये पूरे के पूरे पोर्शंस को इससे पहले वीडियो को पीछे करके देखा जा सकता है कि हमने भाग 1 से लेकर भाग 21 तक के जो महत्वपूर्ण कुछ पार्ट्स हैं उसको हमने कवर किया। अब हम अनुसूचियों को देखेंगे कि ये अनुसूचियां क्या होती हैं, जिनको मैंने कल बताया था। अब इन्हीं को थोड़ा, इनमें कौन कौन सी अनुसूचियों में किस तरह की बातें लिखी गई हैं उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अब जो हमारा अगला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इसको हम कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न इन अनुसूचियों और इन अनुसूचियों में समाहित किए गए विषयों से संबंधित जरूर पूछे जाती हैं। तो ये जो हमने कल भी बात करी थी कि भारतीय संविधान में जो ये अनुसूचियां होती हैं, ये अनुसूचियां अनुसंविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों में न कही जा सकने वाली, कही जा सकने वाली जो विषय हैं उनको क्या करती हैं, समाहित करती हैं। मतलब संविधान के अंत में इन अनुसूचियों को जोड़ा गया है और ये अनुसूचियां मुख्य रूप से जो हमारे पास जो विषय होते हैं इन अनुसूचियों से जुड़े हुए, वो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि हमारे पास इन अनुच्छेदों में, जैसा कि मैंने बताया कि जो विषय वहाँ पर नहीं जोड़े जा सकते हैं क्योंकि चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रह पाएंगी, तो उनको संविधान के अंत में इन्हीं अलग अलग अनुसूचियों में लिख दिया जाता है। तो इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों में जो बातें नहीं कही जा सकती हैं, जो विषय नहीं जोड़े जा सकते हैं, उनको अलग से समाहित किया जाता है भारतीय संविधान की इस अनुसूची के अंतर्गत, अनुसूचियों के अंतर्गत। अगली बात यह है कि अगर हम मूलतः देखें तो मूलतः संविधान में आठ अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और पहले कितनी अनुसूचियां होती थीं। तो मेरे द्वारा जो जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां, बातें बताई जा रही हैं, ये वही हैं जो कि प्रश्न के रूप में इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास तौर से संविधान और पॉलिटी वाले सेगमेंट के अंतर्गत पूछी जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें देखना है।
अब हम इसके बाद वो 12 जो अनुसूचियां हैं उनके जो विषय हैं उनको हम देखते हैं और फिर समझते हैं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब सीधे हम देखते हैं कि यहाँ हमारा होगा, यहाँ होगी हमारी अनुसूची और यहाँ हमारे होंगे विषय। तो सबसे पहले जो हमारी, जिसको हम कहते हैं पहली अनुसूची होगी, ये पहली अनुसूची जुड़ती है, किससे जुड़ती है? ये जुड़ती है राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला अनुच्छेद क्या है। वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो उसमें राज्य क्या हैं, उन राज्यों के नाम क्या हैं। तो संघ राज्य जो हमारा पोर्शन है उनमें राज्यों के नाम की, एक जम्मू कश्मीर है, एक पंजाब है, एक हरियाणा है, एक उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों की एक सूची दे रखी है इस पहली शेड्यूल के अंतर्गत। और इसीलिए इस शेड्यूल में जो ये बात कही गई है राज्यों के नाम तथा उनके न्यायिक क्षेत्र की, तो ये जो शेड्यूल है ये खास तौर से हमारे पास जो अनुच्छेद 1 से 4 तक का भाग आता था, इसमें जो बात नहीं कही जा पाई, जैसे कि भारत राज्यों का संघ है तो उसमें राज्य कौन कौन से हैं उनको अलग से परिशिष्ट भाग में इन शेड्यूल्स के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो पहली अनुसूची और इस अनुसूची से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 1 से 4 है और इसका जो विषय है वो हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पहली अनुसूची राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है और इसमें हमारे अनुच्छेद कौन से आते हैं? ये अनुच्छेद आते हैं अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक की तमाम स्थितियां इसमें रहती हैं। अब हमारे पास जो दूसरी अनुसूची है वो क्या है? वो अनुसूची ये है कि इसमें हमारे संविधान के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित उनके वेतन भत्तों से संबंधित कुछ बातें हैं। जैसे इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं कि इसमें पदाधिकारी के वेतन तथा भत्तों का उल्लेख यहां पर देखने को मिलता है। अब ये जो बात लिखी गई है कि वेतन भत्तों का उल्लेख, तो इसमें किसका वेतन और किसके भत्तों का उल्लेख यहां पर किया गया है उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहां पर, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, इसमें हमें भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जैसे कि उनके वेतन भत्तों से संबंधित। इसके अलावा इसमें राज्यों के राज्यपाल से जुड़ी हुई बातें हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, ये सारे हम पढ़ेंगे इसको, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से के वेतन और भत्तों से जुड़ी बातें हैं। ये पूछा जाता है कि इसमें से किस पदाधिकारी के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 के अंतर्गत नहीं है, तो वो हम वहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम इसमें नहीं आएगा, तो इसको हम यहाँ पर इसी तरीके से राज्यसभा के अध्यक्ष
यानी कि सभापति और उपसभापति कहते हैं उनको, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं कहा जाता है, सभापति और उपसभापति राज्यसभा के, उनसे जुड़ी हुई बातें हैं। फिर इसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, विधान परिषद होती है, उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित हमारे पास जो वेतन भत्ते होते हैं वो सब इसी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत हैं। और फिर हम देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और एक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहा जाता है, इससे जुड़े हुए भी हमारे पास कुछ बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये बात समझे हैं कि इसमें पदाधिकारियों, कुछ पदाधिकारी जिनका नाम मैंने यहाँ उल्लेखित किया है, इनसे जुड़े हुए वेतन तथा भत्तों का उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसको कहा जाता है, उससे संबंधित बातें भी इसमें लिखी हुई हैं। तो ये हमारी दूसरी अनुसूची है और ये महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसमें जो पदाधिकारी हैं उनसे संबंधित उनके नाम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमें देखने होंगे। अब और हमने इस जो मैंने हाईलाइट करके अभी लिखाया था उससे हमने ये समझा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 2 के अंतर्गत उल्लेखित पदाधिकारियों में ना तो मुख्यमंत्री हैं ना ही प्रधानमंत्री हैं जिनके वेतन भत्तों का उल्लेख इस अनुसूची में हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद हम तीसरी अनुसूची जो होगी, तीसरी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा लिए जाने वाले शपथ से। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा लिए जाने वाले शपथ से संबंधित है। जैसे कि इस पंक्ति से हम ये समझ जा रहे हैं कि ये जो उम्मीदवार हैं ये मुख्य रूप से किस तरीके से ये शपथ लेते हैं उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। हमने बार बार देखा होगा कि मंत्री को शपथ पत्र, उनके पद की शपथ दिलाई जाती है तो वो एक लेटर लेके पढ़ते हैं, बगल में राज्यपाल होते हैं या अगर केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं जो उन्हें शपथ दिलवाते हैं। तो वो जो शपथ होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो इसी अनुसूची 3 के अंतर्गत होता है और इसके अंतर्गत हमने संसद सदस्यों, मंत्री, राज्य विधानसभाओं, विधानसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, ये तमाम जो लोग हैं इनके शपथों के बारे में उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें राष्ट्रपति नहीं है, ये याद रखना चाहिए। 2 और 3 में कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन से लोग हैं। तो ये शपथ वाले में फॉर्मेट जो है ये मुख्य रूप से संघ के मंत्रियों के बारे में, संसद सदस्यों के बारे में, राज्य मंत्री भी इसमें आते हैं, वो सब चीज़ें हैं। मतलब मैंने जो मेन है वो मैंने इसमें लिखाया है। तो इस तरीके से हमने समझा कि भारतीय संविधान के जो अनुसूची 3 है, अब पूरी अनुसूची नहीं होती और इसको आर्टिकल्स के अंतर्गत लिखा जाता तो कितना एक अनऑर्गेनाइज चीज़ें लगती। तो उसको इसीलिए कि ये शपथ का जो फॉर्मेट है ये अलग से दे दिया गया है और इसमें जो शामिल जिनसे जुड़े हुए ये फॉर्मेट हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब उतने डिटेल में हम अनुसूचियाँ नहीं देखेंगे और यहाँ पर हम चलते हैं और ये देखते हैं कि अनुसूची, चौथी अनुसूची
और इनसे जो अनुच्छेद हैं ये बहुत सारे हैं, ये नहीं पूछे जाएंगे। तो चौथी अनुसूची जो भारतीय संविधान की है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवंटित सीटों या आवंटित राज्यसभा सीटों से जुड़ी हुई हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन। मतलब जो चौथी अनुसूची है उसको हमें याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो चौथी सूची है वो मुख्य रूप से राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटें कितनी हैं ये इस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित है। जैसे उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं तो वो 3 सीटों का निर्धारण इसी अनुसूची के आधार पर हुआ है, इसी अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित है। और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो हमें अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 80 के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास 4 अनुसूचियां हो गई। इसके अलावा जो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची है उसको भी हम देखेंगे, उसको हम अगले सेगमेंट में देखते हैं। तो ये अब हम 4 अनुसूचियां हमने देख ली। अब इसी तरीके से हमें पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची देखनी है। तो जो 5वीं अनुसूची है वो हमें यहां पर देखना होगा कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो अनुसूची 5 जो है वो अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो बातें हैं वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। अब इसके अलावा जो ये अनुसूची है इससे संबंधित हमारे पास जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 244 का। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5वीं अनुसूची से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 244 है। इसी तरीके से जो 6ठी अनुसूची है उसमें हमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको हम AMTM से याद रख सकते हैं, इनके प्रशासन से संबंधित बातें इसमें लिखी गई हैं। तो 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो हमें ये चारों नाम याद रहने चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनको 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जोड़ कर रखा गया है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ अब जब हम 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो ये क्या है, 7वीं अनुसूची जो है वो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि इसमें संघ, राज्य, समवर्ती
विषयों को जोड़ा गया है। मतलब वो विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है उसका उल्लेख संघ सूची में है, वो विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसका उल्लेख राज्य सूची में है, और वो विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं उनका उल्लेख समवर्ती सूची में है। अब मूलतः देखा जाए तो इनमें जो संविधान जब बना था तब संघ सूची के जो विषय थे वो हमारे पास जो थे वो कैसे थे, और उसको हमें यहाँ पर बस याद रखना है। तो मूलतः संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में हमारे पास 66 विषय थे, और जो समवर्ती सूची थी उसमें हमारे पास 47 विषय हुआ करते थे। मूल रूप से मैं बता रहा हूँ ये था हमारे पास मूलतः संविधान में ये स्थिति रही थी। तो ये हमारी 7वीं अनुसूची हो गई। अब हम 8वीं अनुसूची देखते हैं। तो इसमें संविधान में ये हमारे पास जो संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आधिकारिक भाषा के रूप में आने वाली 22 भाषाओं को अनुसूची 8 के अंतर्गत रखा गया है। मूलतः जो हमारे पास जब संविधान बना था तो उस समय 1950 में केवल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। फिर बाद में हमने देखा कि अलग अलग समय में 1967 का जो समय था उस समय कुछ भाषा जोड़ी गई, और यह भी प्रश्न के रूप में आ सकता है कि 1967 में जो था वो सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 1972 में 1992 में हम देखेंगे, ये 1992 है। 1992 में हमारे पास कोंकणी और मैथिली और जो हमारे पास तीसरी भाषा है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया 1992 में। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सन 2007 में जाकर 2003 में जाकर हमारे पास सन 2003 में जाकर BDM और यानी कि बोडो भाषा और डोंगरी भाषा और मैथिली भाषा और इसके साथ साथ एक संथाली भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तो भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वो अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? वो अनुसूची जुड़ी गई है आधिकारिक भाषाओं से। आधिकारिक भाषाओं का मतलब भारतीय संविधान में मूलतः 14 भाषाएं थीं, अब 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था, और इसी तरह 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर 8वीं अनुसूची में हमारे पास 22 भाषाएं हो जाती हैं। अब जो बचे हुई अनुसूचियां हैं उनको हम कवर कर लेते हैं।
तो शेड्यूल 9 है, इसका जो विषय है वो ये कहता है कि इसमें समाहित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये पहले कहा गया था कि शेड्यूल 9 के अंतर्गत जैसे कि कुछ मामले थे, भूमि सुधार कानून इसमें रख दिया गया कि लोग अपनी, जब भूमि की सीमा बनाई गई कि एक निश्चित सीमा से अधिक लोगों के पास भूमि नहीं रहेगी, तो इस तरह के कानूनों को, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो उसको चुनौती लोग देने लगे संसद, हमारे सर्वोच्च न्यायालयों में। तो इससे बचने के लिए सरकार ने ये 9वीं अनुसूची, नई अनुसूची जोड़ी थी और इसमें जो कानून बने, इसमें जो विषय रखे गए, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये नई अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन 2007 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो विषय इसमें जोड़े गए हैं उनको न्यायालय के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। तो ये बात इस अनुसूची से संबंधित हमें देखनी चाहिए कि मूलतः हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी और संविधान में जो पहली अनुसूची हमारे पास जोड़ती दिखाई देती है वो क्या थी? 9वीं अनुसूची थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इंटरेस्टिंग बात है कि संविधान हमारा 1950 में बनके तैयार हुआ, लागू 1950, 26 जनवरी 1950 को हुआ और 1951 में ही उनमें पहला संशोधन हो गया। तो यही वो संशोधन था कि पहला जो संविधानिक संशोधन जो हुआ था वो इसी शेड्यूल 9 को जोड़ने के लिए संविधान में किया गया था। तो ये जो शेड्यूल 9 है, इसमें ऐसे विषय रख दिए गए जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, जैसे कि भूमि सुधार कानून को लागू करवाने के लिए। अब उस समय संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार था और मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता था, ऐसा उस समय न्यायालय की व्यवस्था थी, न्यायालय की व्याख्या थी। अब इसी से बचने के लिए ये सूची बनाई गई, 9वीं अनुसूची, जो पहला संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान का 1951 में हुआ, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सूची में जोड़े गए जो विषय हैं, जिनको 24 अप्रैल 1975 के बाद जोड़ा गया है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसा लिखा गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो शेड्यूल हैं उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें है शेड्यूल 10, फिर शेड्यूल 11 और फिर शेड्यूल 12। ये 3 हमारे पास नए शेड्यूल हैं। ये 4 शेड्यूल हमारे संविधान में बाद से जोड़े गए हैं, इसीलिए इनको हमें समझना होगा। तो जो भाग 10, जो शेड्यूल 10 है, उसके अंतर्गत दल बदल संबंधी जो बात है, वो दल बदल संबंधी जो हमारे पास सांसदों, विधायकों का जो सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है, दल बदल संबंधी निर्भरता का उल्लेख इसमें किया गया है कि कोई जो निर्वाचित व्यक्ति है, जो संसद में हो, राज्य विधानसभाओं में हो, वो अपने पद से कब उसे हटना पड़ेगा, वो सारी बातें इस अनुसूची के अंतर्गत, अनुसूची 10 के अंतर्गत की गई है। इसी तरीके से अनुसूची 11 और अनुसूची 12 बहुत महत्वपूर्ण है एक तरह से स्थानीय स्वशासन के दृष्टिकोण से। तो ये जो अनुसूची है, ये
जैसे कि शेड्यूल 1 जो शेड्यूल 9 थी वो पहली संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, उसी तरीके से ये शेड्यूल 10 जो है वो 85वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, और शेड्यूल 11 जो है वो 73वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे पंचायतों से, पंचायत से, ग्राम पंचायत, इन सब की चीज़ों से संबंधित है। और इसमें 29 विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि शेड्यूल 11 के अंतर्गत 29 विषय हैं। पंचायतों की शक्तियों के बारे में बातें हैं, शेड्यूल 11 73rd संवैधानिक संशोधन। और इसी तरीके से जो शेड्यूल 12 है, इसमें इसको हम 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। और इसमें कुल मिलाकर जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे कि नगर निगम, नगर पंचायत, इन नगर पालिका, इनसे संबंधित बातें हैं, और इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं। तो इस तरीके से हमने पहले पोर्शन में अनुच्छेद 1 से लेकर 8 तक की चीज़ें देखी, जो कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ थीं। अनुसूची 1 से लेकर 8 तक हमने देखा, और अनुसूची 9 से लेकर 12 तक जो शेड्यूल थे वो बाद में जोड़े गए, वो बाद में अनुसूचियाँ जोड़ी गईं, और वो हमने यहाँ पर देखी हैं। और ये जो ये 1900 ये जो शेड्यूल 10 था, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये शेड्यूल 10 जो था वो 1985 से ये आया था, और इसमें जो परिवर्तन किए गए थे वो शेड्यूल 10 हमें देखना होगा। इसके अलावा जो शेड्यूल 11, शेड्यूल 12 हैं, इनको हम डिटेल से इनके विषयों से संबंधित कई प्रश्न होते हैं, उनको देखेंगे। तो ये शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ये जो हैं, ये इसलिए ज़रूरी है हमें जानने के लिए कि इनसे संबंधित जो पोर्शन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो है, इससे संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो हमें 243, ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हमें जो पोर्शन दिखाई यहाँ देता है, 243 6 के अंतर्गत यहाँ पर पूछा जाएगा। और ये जो है, इसमें अनुसूची 12 जो है वो जिस अनुच्छेद से जुड़ती है वो अनुच्छेद है 243B। तो ये हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियों वाला बहुत बड़ा पोर्शन था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हम अपने अगले वीडियो में भारतीय संविधान की निर्माण की कहानी को पढ़ेंगे, और उसमें देखेंगे कि संविधान सभा ने जब संविधान लिखना शुरू किया, वहाँ से लेकर संविधान आज जो अपने स्वरूप में है उसको हम कैसे देख सकते हैं, वहाँ से भी कई सारे फैक्ट हमारे तैयार होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।